हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11th के बच्चों के लिए। और ये मैं फर्स्ट टॉपिक का वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको। क्योंकि आप जानते हो कि भाई आपको जब तक बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप फिजिक्स के अध्ययन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने आपके लिए सबसे पहला टॉपिक जो लाया है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स हेडिंग लगा लेते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स के भीतर बहुत सारे टॉपिक्स हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। उसमें हम पहला टॉपिक अध्ययन करते हैं फंक्शन। इसका हिंदी होता है फलन। ठीक है। फंक्शन बेसिकली क्या है हमारा? फंक्शन एक दो वेरिएबल्स मतलब दो चर के बीच संबंध स्थापित करने का एक रूल होता है, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग परतंत्र चर बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्वतंत्र चर बोलते हैं। ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप। रूल ऑफ रिलेशनशिप between two variables in which one is assumed to be dependent and the other independent variable। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कुछ जैसे फंक्शन का हिंदी तो भी आप समझ ही गए, फलन। तो फलन क्या है हमारा? एक संबंध है दो वेरिएबल्स के बीच। एक होता है हमारा डिपेंडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परतंत्र चर, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये हो गया हमारा स्वतंत्र चर। ठीक है। तो इस प्रकार से फंक्शन क्या हुआ हमारा? दो चरों के बीच, जिसमें से हमारा एक चर परतंत्र चर है और दूसरा चर स्वतंत्र चर है, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का एक रूल। संबंध स्थापित करने का, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध स्थापित करने का एक रूल। रूल मतलब नियम, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे फंक्शन में मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट कर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मान लो x से डिनोट कर लेते हैं। तब जो हमारा रिलेशनशिप का डिनोशन होगा वो हम करेंगे y = f(x) से। अब इसमें देखो f यहाँ पे क्या कहलाता है हमारा? f जो आप यहाँ पे जो मैंने लिखा है, f को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पे f रिप्रेजेंट करेगा हमारा फंक्शन को और y रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को और x रिप्रेजेंट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। इसका मतलब यदि हम इसको ब्लॉक डायग्राम से समझें तो ये हो गया हमारा एक कोई फंक्शन
जिसमें से इधर से आप कोई इनपुट दे रहे हो x, तो आपको आउटपुट मिलेगा y। ठीक है, जैसे इधर आप इनपुट देते हो x, तो इधर हमारा y आउटपुट आएगा एज फंक्शन fx। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं निर्गत। और इधर जो हमारा x जो हम लोग डालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। इनपुट का हिंदी होता है हमारा निवेशी। ठीक है, अब वो सारे वैल्यूज जो इनपुट में हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। और डोमेन का हिंदी होता है प्रांत। और इसका जो डिपेंडेंट जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो परिणाम आएगा और जो आउटपुट का जो वैल्यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और रेंज का हिंदी होता है परिसर। रेंज का हिंदी होता है हमारा परिसर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। उससे पहले हम डोमेन और रेंज का को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कहता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ independent variables x are called domain, are called domain of function। तो यहाँ से मैंने क्या समझा कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज मतलब सारे संभव, पॉसिबल का हिंदी होता है हमारा संभव, तो सारे संभव वैल्यू मतलब मान, सारे संभव मान। किसके संभव मान? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, परतंत्र जो हमारे चर हैं, परतंत्र चर के सारे पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, तो सारे स्वतंत्र चर के जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। और डोमेन का हिंदी होता है हमारा प्रांत। ठीक है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट, इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? y। आर कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सारे संभव मान किसका? डिपेंडेंट मतलब परतंत्र। डिपेंडेंट मतलब हमारा परतंत्र। तो जो सारे हमारे संभव मान परतंत्र चर के, और परतंत्र चर यहाँ पे हमारा क्या है? y। उसके सारे मान क्या कहलाएंगे? हमको रेंज कहलाएंगे। और रेंज का हिंदी होता है परिसर। ठीक है, फंक्शन के वो परिसर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दे दिया y, जो कि r का फंक्शन है। y इक्वल टू, y हमारा कोई चर है जो फंक्शन है r का, तो y इक्वल टू एफ आर। और मान लो ये रिलेशन बना रहा है पाई आर स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मान लो निकालने के लिए y का मान निकालना है। y का मान ज्ञात करें
जब r का मान 1 है, 2 है, 3 है, मान लो इतना निकालना है, तो y का मान किसके लिए हमको देखना है? r इक्वल टू 1 के लिए। तो जब r इक्वल टू 1 के लिए y का मान निकालना है तो y इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा r के जगह पर यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो जब y इक्वल टू f r के जगह पर 1 रखेंगे तो दाहिनी साइड जो हमारा जो संबंध है उसका जो फॉर्मूला है उसमें हमको r के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए 1 पाई इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब यहाँ से y बराबर हो जाएगा रिजल्ट पाई। ठीक है, इसी प्रकार से r इक्वल टू 2 और 3 के लिए हमको रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो आगे आते हैं और r इक्वल टू 2 और 3 के लिए निकालते हैं। तो y का मान कब निकालना है? r इक्वल टू 2 के लिए। जब r इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो उसी फंक्शन y इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है एफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसी फंक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? r के जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ आर के जगह पर 2 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा YF2, और दाहिने साइड में क्या करना पड़ेगा? r के जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा तो हो जाएगा हमारा ये रिजल्ट 4 इंटू पाई। ठीक है, फिर इसी प्रकार से y का मान हम निकालना चाहते हैं, मान लो r इक्वल टू 3 के लिए। तो जब r इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तब क्या होगा? y इक्वल टू एफ आर, वही उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा चूंकि हमें जो फलन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है वही दिया हुआ है। सही है, तो इस बार हमको r के जगह पर यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा तो हो जाएगा y इक्वल टू f3। अब पुट करना पड़ेगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा रिजल्ट हमारा 9 इंटू पाई। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट मान लो कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। एक प्रश्न कह रहा है कि वॉल्यूम जो है किसी बॉल का, और बॉल सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है r और उसका फंक्शन दे रखा है वी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो कहता है 3 मीटर पे 3 मीटर के रेडियस वाले बॉल का वॉल्यूम निकालो। तो वो कह रहा है द वॉल्यूम v ऑफ ए बॉल, बॉल कैसा है? सॉलिड स्फीयर। बॉल के बारे में जानकारी दे रखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, दिया हुआ है द फंक्शन बाय द फंक्शन वी आर इक्वल टू 4/3, वी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर। तो 3 मीटर रेडियस वाले बॉल का यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए वॉल्यूम। ठीक है, 3 मीटर रेडियस वाले बॉल का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? इस फंक्शन वी आर में 4/3 पाई आर क्यूब में r के जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा, इसलिए हमको वॉल्यूम ऑफ बॉल हो जाएगा r इक्वल टू 3 के लिए, फॉर r इक्वल टू 3 v3 लिखना पड़ेगा, r के जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा और दाहिनी साइड लिखना पड़ेगा 4/3 पाई इंटू 3 का पावर 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 और पावर 3 है तो ये 3 कैंसिल हो सकता है और यहाँ पावर हो जाता 2, तो यानी कि 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 36 पाई, और यूनिट लिखना चाहें तो मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा इसका रिजल्ट। अब इसको हम हिंदी में समझना चाहें
तो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम वी ऑफ ए बॉल, मतलब एक बॉल का जो वॉल्यूम है मतलब आयतन, एक ठोस गोले, सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोले का जो एक है वो बॉल है, वो उसका आयतन दिया हुआ है v, और जिसका त्रिज्या क्या है r है, और उसका जो फंक्शन है मतलब जो फलन दिया हुआ है उसका वी आर वो दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कहता है द वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब गेंद का आयतन निकालना है, कब, जब रेडियस त्रिज्या बराबर 3 मीटर है तब। इसको सॉल्व कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ बॉल मतलब गेंद का आयतन, इसका हिंदी देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, गेंद का आयतन। तो उस गेंद का आयतन r इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा v3, 4/3 पाई और 3 का पावर 3, इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है 36 पाई मीटर क्यूब। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि भाई एक होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का फलन, फलनों का फलन, यही है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये कहता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, सपोज वी हैव टू फंक्शंस, वी हैव टू फंक्शन fx एंड gx। तो fx और gx अपने पास दो फंक्शन है, ठीक है। मान लो fx का वैल्यू दे रखा है इसने x² और gx का वैल्यू दे रखा है मान लो x+1, ठीक है। और ये कहता है निकालने के लिए फाइंड करो, ये कहता है फाइंड फंक्शन ऑफ gx या फिर फंक्शन ऑफ g। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस बार फंक्शन ले लूँगा g का पहले, यानी कि g ऑफ fx, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखो gx ऑलरेडी एक फलन है, gx ऑलरेडी एक फंक्शन है, फिर उसका फंक्शन हम f के फंक्शन में निकाल रहे हैं, है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा एफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x+1, तो उस x+1 का वैल्यू जी एक्स के प्लेस में हमें पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा f ऑफ x+1। ये बेसिकली हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ g ऑफ x, उसको निकालना है। तो यानी कि gx के जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो gx का जो वेरिएबल जो चर दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें इस gx के जगह पर पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा फंक्शन हमारा f ऑफ x+1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब f ऑफ x+1 देखो यहाँ पर f ऑफ x क्या है हमारा x², तो f ऑफ x+1 यानी कि इस फंक्शन में हमें x के जगह पर x+1 पुट करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा x+1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ हमारा फंक्शन f ऑफ gx, इसका सॉल्यूशन हमारा आया x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हमको जब ये कैलकुलेट करना है g ऑफ फंक्शन fx, तो ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे fx, इस fx के जगह पर ये वाला वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। करने का मतलब g ऑफ x²। अब देखो g ऑफ x का फंक्शन अपने पास क्या है x+1, और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है g फंक्शन x², यानी कि gx में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आपको x के जगह पर x² पुट करने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, x के जगह पर पुट करना पड़ेगा वेरिएबल x², और ये जो उधर कांस्टेंट है 1 वो वही रह जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा रिजल्ट आया g ऑफ f ऑफ x वो आया हमारा x²+1, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं,
मान लो एग्जाम्पल में कह रहा है कोई फंक्शन है एफ आर का, कोई फंक्शन है एफ आर, जहाँ पे रिलेशन दे रखा है 2 × r-1 + 3, और आपको कहता है निकालने के लिए इवेलुएट करो, इवेलुएट मतलब निकालो, फाइंड करो, इवेलुएट एफ एट द इनपुट वैल्यूज, एट द इनपुट वैल्यूज 0 2 x + 2 एंड f of 2। फिर से देखो f of 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मान लो अपना सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ आर इक्वल टू 2 × r-1 + 3, और निकालना है हमको इनपुट वैल्यूज 0 2 x + 2 और f2 के लिए, मतलब 4 वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जब हम 0 का वैल्यू निकालेंगे यानी कि इस फंक्शन में r के जगह पर अपने को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट साइड r के जगह पर 0 पुट करेंगे बेटा, तो राइट साइड भी r के जगह पर 0 पुट करना होगा। तो r जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या करो, 0 पुट कर दो इस तरह से। तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 2 × 0 - 1 क्या हो जाएगा बेटा, -1 + 3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 + 3। सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा 1। ठीक है, अब अगला अपने को निकालना है 2, तो r के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2, तो हो जाएगा फंक्शन हमारा f2। राइट साइड में भी r के जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा इस तरह से। अब 2 - 1 कितना होता है, 1, 2 × 1 होता +3, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है बेटा, 5। 2 + 1 2 + 3 हो जाता 5। नेक्स्ट हमारा फंक्शन था f of x + 2। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, r के जगह पर पुट करा x + 2, तो राइट साइड में भी जो फंक्शन है उसमें हमें r के जगह पर उसी तरह से x + 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, r के जगह पर x + 2, ठीक है राइट, -1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × x + 2 -1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा, 2 × x + 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा बेटा, +1, तो 2 × x + 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × x 2x + 2 × 1 2 + 3। इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आएगा, 2x + 2 + 3 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, 2x + 5। अब नेक्स्ट हमें पुट करना है f of 2 इसी फंक्शन में। तो चूंकि देखो f of 2 का वैल्यू अपने पास क्या निकल चुका है, f of 2 = हमने यहां से निकाला हुआ है 5। ठीक है, इसका मतलब हमको निकालना है f of 2। फंक्शन ऑफ फंक्शन यही था, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था। तो f of 2 यानी कि f, और इस f2 के जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आएगा हमारा f5। और ये जो f5 है, f5 कहने का मतलब इस फंक्शन में fr 2r-1 + 3 में इस r के जगह पर इस बार क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, 5। तो पुट कर लो, तो f of, यहाँ पे पुट कर लो 2 × r के जगह पर पुट कर लो 5 - 1 + 3। सॉल्व करो तो 5 - 1 क्या होता है बेटा, 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8, 8 + 3 रिजल्ट कितना आएगा, 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f of 2 का फाइनल रिजल्ट, वो हमारा कितना आया, 11। तो ये हो गया हमारा इसका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क कह सकते हैं इसको आप। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, f of x = x² + 3,
और कहता है आपको निकालने के लिए फाइंड एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड एफ ऑफ 1। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कोई फंक्शन है डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और कहता है आपको निकालने के लिए, कहता है निकालने के लिए फाइंड करो एफ के वैल्यूज के लिए, फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ फॉर इनपुट वैल्यूज, फॉर इनपुट वैल्यूज 0 2 x प्लस 2 एंड f ऑफ 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक तरह से होमवर्क, होम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इतना तक हमारा है फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखेंगे। ठीक है, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला पार्ट है एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है हमारा? यह एंगल जो है हमारा 2 रे से बने हुए एक फिगर होता है ना, और जिसके साइड्स, मतलब जो रे होते हैं वो एंगल के साइड्स कहलाते हैं, और वो एक कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं जिसको हम लोग कॉमन एंड पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ द एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया हमारा? एन एंगल is the figure formed by two rays, called the sides of the angle, sharing a common point, sharing a common end point, and that common end point is called vertex of the angle, is called vertex of the angle। ठीक है, मतलब एंगल जो है हमारा 2 रे के बनने से होगा। 2 रे जब किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स, और इसके बीच जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। यहाँ पे थीटा हमारा क्या कहलाता है? एंगल। मान लो हमारा रे है एम और एन, एम रे, और ये इसका नाम मान लो है एन रे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। अब क्या है कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसका यूनिट नेविगेशन में और एस्ट्रोनॉमी में इसका हम लोग यूनिट डिग्री में लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका हम लोग, खास करके कैलकुलस में इसका हम लोग एंगल रेडियन में लेते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं इन नेविगेशन and astronomy, angle
एंगल इज मेजर्ड in degree, while in mathematics it is measured in radian। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कल से। इसे मान लो कोई एक हम सर्कल लेते हैं आर रेडियस का, आर रेडियस का कोई सर्कल ले लो, ठीक है, और ये भी आर रेडियस हो गया। तो ये जो हमारा एंगल हुआ वो हो गया हमारा थीटा, और ये जो लेंथ हो गया इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। ये कहलाता है हमारा आर्क लेंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी टेक ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन एंगल थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ, जो कि मैंने ये दिखलाया है आर्क लेंथ अपॉन उसका रेडियस, ठीक है। मान लो यदि हम आर्क लेंथ को ए बी से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ को यदि हम ए बी से डिनोट करें तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे अपॉन रेडियस आर। तो यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एंगल थीटा के लिए, ठीक है। अब इसी में आर का मान 1 कर दें। इफ आर इक्वल टू 1 कर देंगे तो फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ए बी के इक्वल, थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमारा रेडियन यूनिट में होता है। ये जो थीटा होता है हमारा वो रिजल्ट रेडियन के यूनिट में होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा थीटा क्या होगा, हमारा रेडियन के यूनिट में होगा। अब जैसे मान लो अपने को रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन एंगल, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इसका रिलेशन देखने के लिए हमें एक इक्वेशन देखना होगा। जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, तो उस सर्कल का फुल सर्कल मान लो हम देखते हैं, मान लो ये हमारा ये फुल सर्कल, तो ये डिग्री में एंगल कितना सबटेंड करता है, डिग्री में करता है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। और यदि हम इसका रेडियन में देखें रिलेशन, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसका रेडियस मान लो आर है, तो आर्क लेंथ एक पूरी साइकिल के लिए, एक फुल साइकिल के लिए, फॉर ए फुल साइकिल के लिए आर्क लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर्क लेंथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो उस केस में हमारा आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। देयरफॉर थीटा इक्वल टू अपना क्या आएगा,
2πr/ रेडियस r। तो यहाँ से मैं देखूँ तो r कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा रेडियन में 2π। थीटा का वैल्यू आएगा 2π रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से अपना रिलेशन आ गया थीटा इक्वल टू 2π रेडियन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस एक फुल साइकिल की बात करूं तो डिग्री में उसका वैल्यू आएगा 360 डिग्री और रेडियन में उसका वैल्यू आएगा 2π रेडियन। तो इसको मान लो हम रिलेट करना चाहें तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह का आएगा। एक फुल साइकिल में क्या आया हमारा, थीटा इक्वल टू 2π रेडियन, और उसी फुल साइकिल में डिग्री में देखें तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, सेम ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अपना क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करें तो अपना रिजल्ट आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन जो है बेसिकली वो इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब मान लो हम एंगल कन्वर्जन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एंगल कन्वर्जन फार्मूला, एंगल कन्वर्जन फार्मूला की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर रहे हैं, डिग्री टू रेडियन, फॉर लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय पाई बाय 180। फिर फॉर डिग्री, फॉर कन्वर्जन इस बार रेडियन टू डिग्री कर लेते हैं, फॉर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो इस बार हमारा रेडियन से डिग्री कन्वर्जन की बात करें उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इस बार 180 डिग्री बाय पाई से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया कन्वर्जन का फॉर्मूला। यदि आपको मान लो डिग्री में दिया हुआ है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि रेडियन में दिया हुआ है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल कुछ वैल्यू है उसको अपने को याद रखना चाहिए। जैसे कि मान लो एक 1 डिग्री की बात करता तो 1 डिग्री का वैल्यू याद रखना है पाई बाय 180 रेडियन, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है 0.02 रेडियन। ठीक है, और दूसरा वैल्यू है हमारा 1 रेडियन का। तो 1 रेडियन का वैल्यू मान लो हम डिग्री में लिखते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको याद रखना है 57 डिग्री, 57 डिग्री। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखें तो अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन का हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड। जैसे मान लो अपने को कोई पूछा भाई कन्वर्ट करो 45 डिग्री को रेडियन में। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। तो यहाँ से आप देखो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 45 डिग्री
डिग्री को रहने देते हैं और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाई 180 से। तो आप इसको सॉल्व करो, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर। करने का मतलब ये होगा कि 45 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 4 रेडियन, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से मान लो आपको कोई बोल रहा है कन्वर्ट करो भाई, कन्वर्ट करो 30 डिग्री टू रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से वही चीज़, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 डिग्री से। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो 6 बार में कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री इक्विवेलेंट है पाई बाई 6 रेडियन के, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। इस बार कन्वर्ट करना है अपने को, मान लो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन टू डिग्री। इस बार क्या हुआ, अपने को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई यदि रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, उस रेडियन को मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई से। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 360 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री। करने का मतलब पाई बाई 3 रेडियन जो है हमारा वो इक्विवेलेंट है कितने की वैल्यू के बराबर, 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे और कुछ वैल्यूज, जैसे मान लो मैं बोलूँ भाई 120 डिग्री, 120 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, डैश रेडियन। 120 डिग्री को मान लो मैं कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया हूँ, उसको रेडियन में चेंज करो। तो फिर से रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है बेटा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाई 180 से। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये 60 टाइम्स से कैंसिल होगा 2 बार में और ये 60 टाइम्स से कैंसिल होगा 3 बार में। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3 रेडियन, यानी कि यहाँ पे मैं रिजल्ट इसका लिखना चाहूँ तो वो हो जाता 2 पाई बाई 3। तो 120 डिग्री इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एंगल्स के बारे में, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, ठीक है बेटा। अब कहने का मतलब ये है भाई पॉजिटिव एंगल्स कब बोलेंगे और नेगेटिव एंगल्स कब बोलेंगे, जब भी आप एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा रे और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लो हमारा ये ओ पी ले लेते हैं, ओ पी रे है हमारा, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो जब भी हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, मतलब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तो उस मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट
एंटी क्लॉकवाइज measurement of angle is positive angle। ठीक है। और वही जब मैं किसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजरमेंट करूं, जैसे मान लो यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, मान लो इस बार रे हमारा इस तरह से है ओपी, तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट मैंने किस तरह से करा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे थीटा हमारा कैसा होगा, नेगेटिव एंगल, यहाँ पे थीटा हमारा पॉजिटिव एंगल है। इस केस में थीटा पॉजिटिव है और इस केस में हमारा थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नेगेटिव एंगल। ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से देखूं मैं तो यहाँ पे थीटा क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है। ओपी जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने बोला नेगेटिव एंगल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। तो ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है हमारा वो ये है, C एंगल को मैंने मान लो थीटा एंगल माना है। तो ये जो थीटा एंगल है इसके जस्ट अपोजिट मतलब वो साइड्स जिससे मिलने से थीटा हुआ है उसको छोड़ करके जो तीसरी साइड है हमारा उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। तो थीटा के अपोजिट साइड में कौन है बेटा, AB। तो जो थीटा जो मैंने कंसीडर करा है उसके अपोजिट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसको हम लोग इन शॉर्ट P लिखेंगे। ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो हमारा साइड होगा वो AC होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, और जो हमारा रेस्ट जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार, मतलब बेस, इन शॉर्ट B। सही है यहाँ तक। तो अब जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं साइन, जिसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा के साथ लिखें तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा P/H, ये P/H। ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है हमारा कोसाइन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। हिंदी में इसको लिखें तो इसको बोलेंगे लंब बाय कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा आधार बाय कर्ण। ठीक है। कोसाइन के बाद होता है टेंजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा
तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता है P बाय बी, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बाय आधार। ठीक है। टेंजेंट के बाद होता है हमारा कोसेकेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? हमारा साइन का जस्ट रिवर्स होता है ये। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख पाएंगे? कोसेक थीटा को हम लिख पाएंगे h बाई पी। जिसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण बाय लंब। ठीक है। कोसेकेंट के बाद होता है हमारा सेकेंट, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? हमारा कॉस थीटा का उल्टा, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे h बाई बी, मतलब कर्ण बाय आधार। और आखिरी हमारा छठा वाला होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब कॉट थीटा, ये होता है टेन थीटा का उल्टा। तो उसको हम लोग लिख लेंगे b बाय पी, मतलब आधार बाय लंब हिंदी में। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुआ। अब एक याद रखना है अपने को, एक राइट एंगल ट्रायंगल का रिजल्ट, जो कि हमें बहुत ही काम आएगा न्यूमेरिकल्स डील करने में। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक वैल्यू है 3, 4, 5। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री, और 3 के सामने 3 स्मॉलेस्ट साइड है, और उसके सामने जो होगा एंगल वो होगा 37 डिग्री स्मॉलेस्ट, और 4 के सामने 53 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई साइन 37 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3/5। कॉस 37 की डिग्री की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा हमारा 4/5। उसी प्रकार से मान लो साइन 53 डिग्री का वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 53 डिग्री के लिए ये होगा सामने वाला परपेंडिकुलर 4/5। ठीक है। और फिर उसी तरह से cos 53 डिग्री को लिखना चाहूँ मैं, तो एंगल ये है, तो उसके लिए बेस क्या होगा? ये 3, सो 3/5। ठीक है। यदि मैं tan 37 लिखना चाहूँ तो tan 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा एंगल के सामने? P/B, मतलब 3/4। यहाँ से मैं चाहूँ तो cot 37 भी लिख सकता हूँ, तो cot 37 क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स 4/3। तो इस प्रकार से हम इसके सारे कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है डिग्रीज में। उस वैल्यूज को, इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक टेबल है। इसको आप जूनियर लेवल के क्लास में भी पढ़े होंगे, इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। इस टेबल को समझते हैं एक बार। देखो मैंने सारा डेटा लिख दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। और सारे एंगल्स के लिए है, जिस और एंगल्स मैंने दोनों में लिया हुआ है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, फिर टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर 30 डिग्री की बात करोगे आप तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना। साइन 37 डिग्री, यहाँ पे हमारा 37 डिग्री का और 53 डिग्री का भी इसमें ऐड किया हुआ है। आप जूनियर क्लास में 0, 30, 45, 60, 90 तक पढ़े होंगे। उसके अलावा ये 37 डिग्री और 53 डिग्री आपने नहीं पढ़ा था, तो पीछे जो है मैंने इसका बतला दिया था कि भाई इसके लिए आप क्या करो, एक ट्रायंगल को ध्यान में रखो हमेशा। छोटा सा ट्रायंगल मैं ऊपर में यहाँ पे बना देता हूँ।
ट्रायंगल को ध्यान में रखो, और ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री यहाँ पे, और ये साइड्स का रेशियो 3, 4, 5, ठीक है। तो 3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा बेटा यहाँ पे 37 डिग्री, और ये 4 के सामने वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 53 डिग्री। तो ये ट्रायंगल आप याद रखते हो तो फिर ये सारा डेटा आसानी से बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब जूनियर क्लास में आप ये सब चीज़ नहीं पढ़े होंगे, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, ये सारी वैल्यूज़ आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं भी पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको समझ लेंगे तो फिर ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिमेटिकल रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। Rules for finding trigonometrical ratios of angles greater than 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, उसी से हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। तो उससे पहले अपने को जानना होगा, एक रूल है कास्ट रूल। किस किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो चीज़ जानना पड़ेगा। तो इस कास्ट रूल में क्या है बेटा, देखो इधर ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, यहाँ पे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड। ये सब चीज़ आप लोग जूनियर क्लास में शायद पढ़े हों। अब इस फर्स्ट क्वाड में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट में कास्ट रूल, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करो आप, फर्स्ट लेटर सी, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लो, CAST, कास्ट रूल। अब ये कास्ट रूल कहने का सेंस क्या है आप यहाँ समझो, C यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, C मतलब कॉस एंड सेक, और A मतलब ऑल, और S मतलब साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, और यहाँ पे T मतलब टेन एंड कॉट। तो ये जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस एंड सेक, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, और इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, और इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ देम क्या हो जाएगा, इसमें सब नेगेटिव होंगे, है ना। ये है हमारा कास्ट रूल का बेसिक्स, इसको आप याद रखेंगे कास्ट रूल। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टार्ट करेंगे, कास्ट में देखो CAST 4 लेटर है, तो C स्टार्ट करेंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट से, CAST एंटी क्लॉकवाइज इसको सजा लेंगे, और C कहने का मतलब होगा कॉस एंड सेक, और A कहने का मतलब होगा ऑल, S कहने का मतलब होगा साइन एंड कोसेक, और T कहने का मतलब होगा टेन एंड कॉट। तो ये सारे वैल्यूज जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होंगे, और जो उसके अलावे जो होंगे रेस्ट वैल्यू जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कास्ट रूल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि यदि एंगल इक्वल टू मेरा होता है n π/2 ± θ,
एंगल इफ एंगल इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा एंड n इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे इवन, एंड n इक्वल टू इवन, तब क्या होगा, देन trigonometrical ratios does not change, does not change। अब ये does not change कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि साइन फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो वो हमेशा साइन में ही रहेगा। कॉस है हमारा तो वो बदलेगा नहीं, वो हमारा कॉस में ही रहेगा। टेन रहेगा तो फिर वो हमारा टेन ही रहेगा, है ना। इसी तरह से वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल बी इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल बी इक्वल टू, तब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे एक साइन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मैं शॉर्ट में TF लिख देता हूँ, और वो थीटा। तो ये जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा यहाँ पे आया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ एंगल थीटा। और यहाँ वाला जो आगे वाला जो साइन है, ये साइन वो मेरा डिसाइड होगा, दिस साइन decided by the quadrant in which angle falls, and the sign of parent and the sign of parent trigonometrical function falling in that quadrant। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि ये जो मैंने लिखा इक्वेशन, इफ एंगल इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा एंड n इक्वल टू इवन, यहाँ पे n की बात क्या कर रहा है भाई, n का मान यदि इवन रहता है देन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डज नॉट चेंज। तब उस केस में क्या होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, और उसी प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तब जो रिजल्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसका वैल्यू होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ एंगल थीटा, जो ये थीटा है वही थीटा यहाँ पे भी रहेगा, बट उसके आगे एक साइन आएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, वो साइन है जो इस साइन की बात कर रहा है, वो साइन डिसाइड होगा, डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट इन विच एंगल फॉल्स। एंगल मतलब क्या, ये वाली एंगल, तो ये टोटल एंगल जिस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, लाई करेगा, उसमें पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब क्या, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो उसका साइन उस डिसाइडेड क्वाड्रेंट में, ये जो हमारा डिसाइडेड क्वाड्रेंट है उसमें उस पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है, वही वाली साइन, वही वाला साइन जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसका क्लैरिफिकेशन आपको एक एग्जांपल से अभी तुरंत हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपसे किसी ने बोला कि भाई साइन 210 डिग्री की बात करता है, मान लो भाई 210 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो अब 210 डिग्री है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आप
क्या कर सकता हूँ, इस 210 में कैलकुलेट करने के लिए 210 में मैं क्या करूँगा, 90 से डिवाइड कर दूंगा, 90 डिग्री से, चूंकि ये डिग्री है तो डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 90 डिग्री से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 180 और हमारे पास जो बचेगा वो होगा 30 डिग्री। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। अब इसी 90 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, चूँकि 90 डिग्री इक्विवेलेंट होता है पाई बाई 2 रेडियन के, और यहाँ पे प्लस 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप देखो तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो ध्यान से, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और n का वैल्यू इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे पाई बाई 2 का जो कॉफिशिएंट है यही है हमारा n, यही है बेसिकली हमारा n, और ये n हमारे यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब वो इवन है। तो जब इवन होता है n का वैल्यू तो वो नहीं बदलता है। कहने का मतलब नहीं बदलना मतलब क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये साइन है वो साइन में ही रहेगा। मतलब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, उसको अपन लिख लेंगे साइन 30 डिग्री। हाँ, लेकिन इसके आगे का जो साइन है वो अपने को अभी डिसाइड करना पड़ेगा, इसके आगे का जो साइन है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। इसी साइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बारीकी से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो हमारा एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हुआ अपना एंगल, जिस एंगल की मैं बात कर रहा था। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, देखो क्वाड्रेंट ड्रैग यहाँ पे ड्रॉ कर लो, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा 0 डिग्री एंगल, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हम लोग शुरू करते हैं। ये कितना होगा बेटा पाई बाई 2, ये कितना होगा एंगल पाई, और ये कितना होगा हमारा 3 पाई बाई 2, फिर से ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, राइट। और इस तरह से हमारा ये चक्कर चलते रहता है। यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2, आपको 2 टाइम्स पाई बाई 2 को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया पाई बाई 2, नेक्स्ट इधर भी क्रॉस करो तो हो गया अगेन 1 पाई बाई 2, यहाँ हो गया हमारा 2 पाई बाई 2। उसके बाद हमारा प्लस 30 डिग्री है। प्लस मतलब क्या, आपके पास पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए आपको और फर्दर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा। तो अभी आप कहाँ लाई कर रहे हैं, ये देखो आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करा, ये हमारा लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अपने को देखना है कि भाई इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट मतलब ये वाला ज्योमेट्रिकल रेशियो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, उसी कास्ट रूल से अपने को ध्यान में रखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और उसके अलावा जो रेस्ट है हमारा वो क्या होता है नेगेटिव। कहने का मतलब साइन इसमें क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन का नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा फाइनली माइनस साइन 30 डिग्री। अब देखो आप साइन 30 डिग्री तक के वैल्यू को तो आपने याद रखा हुआ है, तो उसका इसलिए फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा -1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनली साइन 210 डिग्री का वैल्यू आपके पास रिजल्ट निकल करके आया -1/2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इस पे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद ही क्लैरिटी आएगी, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो अपने को कोई पूछा कि बताओ कॉट, इस बार कॉट ले रहा हूँ, कॉट 150 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 150 डिग्री की बात कोई कहता है भाई बताओ इसका वैल्यू कितना है, इसको हम क्या लिख पाएंगे, इस कॉट 150 डिग्री को हम लिख पाएंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। अब इसको देखो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज इक्वल टू कॉट 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो
अपने को ये दिखेगा कि भाई फॉर्मूला जो हमने बताया था जो उसी फॉर्मेट में आ गया है, n π/2 प्लस माइनस थीटा। और यहाँ पे जो n का वैल्यू है, आप देखो n का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, फिर से इवन, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा। अब ये चेंज नहीं करने का मतलब ये कॉट जो है फिर से वही हमारा कॉट ही रहेगा, तो उसको फिर से हम कॉट ही लिख पाएंगे। और यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, थीटा अपना प्लस में ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कॉट 30 डिग्री। हाँ, इसके आगे का जो साइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे से समझ में आएगा, लेट समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। अब ये साइन कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइन कैलकुलेट करने के लिए अपने को फिर से ये डिराइव करना पड़ता है, ये जानना पड़ता है कि एंगल आखिर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। एंगल्स की बात करो तो यहाँ से 0 शुरू होता है, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई, ये होता है हमारा 3π/2 और ये होता है हमारा फिर से 2π, और फिर फर्दर साइकिल रिपीट करने लगता है। तो फिर से वहाँ पे देखो है 2 × π/2, यानी कि आपको 2 टाइम्स π/2 मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लो मूव करा मैंने, ये हो गया 1 टाइम्स π/2, नेक्स्ट फर्दर मूव कर गया तो ये हो गया 2 टाइम्स π/2। अब है यहाँ पे माइनस, नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल आपको कब मिलेगा? नेगेटिव आपको एंगल तभी मिलता है जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यहाँ तक तो आपका 2π/2 है, 2 × π/2। अब नेगेटिव एंगल से वहाँ पे -30 डिग्री एंगल था, आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूव किए, आपने कहाँ पे लाई करा? अभी आप कहाँ लाई कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो एंगल है हमारा ये लाई कर गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने को याद है कास्ट रूल से CAST, ऐसे यहाँ पे साइन एंड कोसेक वो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे आपका साइन आएगा माइनस। तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? माइनस, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, और वो वैल्यू होता है हमारा √3, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया? -√3। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है वो देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है देखें। सेकेंड रूल कहता है कि इफ एंगल इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला है, n π/2 प्लस माइनस थीटा एंड n इक्वल टू ऑड। इस बार हमारा n इक्वल टू क्या है? ऑड। तो जब n इक्वल टू ऑड ले लेते हैं तब क्या होता है? ऑड, देन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं TFS, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंजेस एज फॉलोज। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज कर जाता है, और नीचे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चेंज करता है। कैसे चेंज करता है बेटा? देखो, साइन जो है हमारा वो चेंज कर जाएगा कॉस में, और उसका रिवर्स कॉस चेंज करेगा साइन में, ठीक है। अब उसी प्रकार से टेन चेंज करेगा कॉट में, और कॉट चेंज करेगा टेन में, इस तरह से। सेक चेंज करेगा कोसेक में, और कोसेक चेंज करेगा सेक में, इस तरह से रिवर्स एक दूसरे का चेंज करता है। फिर देन फाइनल चेंज्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको? वही साइन यहां पे रहेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनटू थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन यहां पे होगा वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, तो वो साइन डिसाइड होता है उसी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसी से। तो साइन डिसाइडेड बाय द
quadrant in which angle falls and the sine of parent trigonometrical function falling in that quadrant। ठीक है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया उसी के जैसा ये भी रूल है। तो कुछ एग्जाम्पल लेने के बाद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल में मैं आपको पूछता हूँ इस बार साइन, मान लो पूछ दिया मैंने 127 डिग्री, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, देखो वही मैंने बतलाया था 127 डिग्री है तो उसको डिग्री के फॉर्मेट में 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स में आएगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे बचा कितना अपने पास 37 डिग्री, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं भाई साइन 127 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन, यहाँ पे देखो रिजल्ट कितना है 1, यानी कि 1 इंटू 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 37 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस 37 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो n का वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे बेसिकली 1 है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 क्या होता है ऑड। अब जब ये ऑड पता चल गया, ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे n इक्वल टू ऑड, तो जब n इक्वल टू ऑड पता चल गया है इसका मतलब वो चेंज करेगा, तो साइन किस में चेंज कर रहा है बेटा कॉस में, तो यानी कि इसको हम लिख पाएंगे कॉस, और एंगल कितना आएगा वही 37 डिग्री। हाँ, लेकिन उसके आगे का जो साइन है उसकी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि साइन डिसाइड होगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री एंगल, पाई बाई 2 एंगल, इधर हमारा पाई एंगल, इधर 3 पाई बाई 2 एंगल। ये चीज़ ना अपने को याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ है पाई बाई 2 प्लस 37, तो यहाँ से शुरू करो आप, पाई बाई 2 मूव कर गए, अब ये फिर से प्लस 37 डिग्री। अब ये प्लस 37 डिग्री मतलब क्या पॉजिटिव एंगल है, यानी कि आपको उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाना है। तो किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कास्ट रूल को ध्यान में रखो CAST, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आया हमारा S मतलब साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये हमारा पेरेंट से देखना था, और यहाँ पे हमारा पेरेंट क्या है साइन है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे एंगल हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 37, तो और cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 4/5, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। मान लो अपने को कोई पूछा सेक 217 डिग्री को फाइंड करो। ठीक है बेटा, तो सेक 217 डिग्री, अब फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा इवन वाला केस हो जाता है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लो 307 डिग्री कर देता हूँ। अब देखो, तो सेक 307 डिग्री इसको देखना है, तो वही तरीका अपनाना है हमेशा। क्या करो, 307 डिग्री को डिवाइड करो 90 डिग्री से। आप इसे डिवाइड करते हो तो कितनी बार में कैंसिल होगा, ये 3 बार में, तो 9 इंटू 3 270, और यहाँ पे बच करके आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री, यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है सेक 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 37 डिग्री। ठीक है,
अब देखो ये यही है हमारा एन का वैल्यू, तो यहाँ हमारा एन का वैल्यू क्या हो रहा है, ऑड। तो फिर से देखो एन का वैल्यू ऑड हो रहा है, तो ऑड होने की वजह से क्या होगा बेटा, ऑटोमेटिकल फंक्शन चेंज करेगा। सेक किस में चेंज करता है हमारा, कोसेक में, और कोसेक चेंज करता है सेक में। ठीक है, तो यानी कि इसको अपना लिख पाएंगे इक्वल टू कोसेक एंगल में 37 डिग्री। हाँ, लेकिन इसके आगे वाला जो साइन है वो साइन अपने को डिसाइड करना अभी बाकी है। ये वाला साइन, ये साइन डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ को समझने में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। अब इस साइन को समझने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को ये जानना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये गिवन एंगल लाई कर रहा है। तो फिर से वही तरीका, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ एंगल 0, यहाँ एंगल π/2, यहाँ एंगल पाई, यहाँ एंगल 3π/2, और यहाँ एंगल फिर से रिपीटेड 2π। देखो बेटा क्या, 3 × π/2, यानी कि आपको 3 बार इस बार मूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ से π/2, सेकेंड π/2, थर्ड π/2, फिर से देखो एंगल क्या है, प्लस में एंगल है, मतलब आपको उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा। अब देखो कहाँ पर आपने अप्लाई किए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि आपका जो गिवन एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था हमारा बेटा, कास्ट रूल से याद करो, फोर्थ क्वाड्रेंट से CAST, तो C मतलब कॉस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा सारा नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखो आप, पेरेंट क्या दिया हुआ है, सेक, तो यहाँ पे सेक पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक 37। कोसेक होता है हमारा साइन का जस्ट रिवर्स, तो साइन 37 होता है हमारा 37, साइन 37 होता है हमारा 3/5, तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा हमारा 5/3, और साइन आगे में प्लस, तो रिजल्ट हमारा फाइनल कितना आ गया बेटा, 5/3, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो हो गया हमारा 5/3। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी देखें 2-3 सवाल एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को डील करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना है। देखते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इस देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है आपको याद रखने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको जूनियर लेवल के क्लास में ही पढ़े होंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 1, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बेसिक्स का फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिक फॉर्मूला। तो ये जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं, इस सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो, प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे यदि हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस प्लस जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। a प्लस बी करते हो आप तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे a प्लस बी तो हमारा 10, a प्लस बी 10, a प्लस बी बाय नीचे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। फिर ये भी फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा साइन रूल। साइन रूल में क्या है हमारा, मान लो यहाँ पे हमारा एंगल है ABC। ठीक है, या ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ हम ए ले लें, क्योंकि उसके अपोजिट वाले स्मॉल से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे आप कैपिटल ले लेंगे, और इस यहाँ पे कैपिटल B ले लेंगे, और ये कैपिटल C ले लेंगे। तो ये जो हमारा ABC है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उधर हमारा वो साइड का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल दिया हुआ है अल्फा, उसका हम साइन लेते हैं तो उसके अपोजिट वाला साइड से डिवाइड करना पड़ता है, और ये रेशियो सब इक्वल होता है। ठीक है,
और उसी प्रकार से कोसाइन रूल है हमारा। कोसाइन रूल में क्या है हमारा, ये साइड लेंथ ए बी सी दिया हुआ है, ये थीटा एंगल लेते हैं। तब जब हम ये थीटा एंगल लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका जो अपोजिट साइड वाला जो साइड है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप यहाँ से चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखना चाहो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखने का एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार समझ लोगे तो बहुत ही आसानी होगी याद रखने में। जैसे कॉस थीटा आपको निकालना है तो जो एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको माइनस में करो, माइनस सी स्क्वायर, और एंगल जिस साइड्स के बीच का एंगल है उसका स्क्वायर को ऐड कर लो। जैसे देखो आप ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो उसको यहाँ पे क्या करा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अपोजिट थीटा के अपोजिट साइड वाला जो लेंथ है सी उसका स्क्वायर करके घटाया गया है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू वही साइड लेंथ का प्रोडक्ट, यही है कॉस थीटा। अब उसी तरीके से मान लो मैं इसको यदि अल्फा बोलूं और इसको मैं बीटा बोलूं तो आप यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मान लो प्रैक्टिस के लिए देखो आप, कॉस अल्फा का वैल्यू मान लो लिखता हूँ मैं। तो चूंकि कॉस अल्फा जो है बी और सी एडिशन साइड से मिल करके एंगल बना है, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका अपोजिट साइड ए है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वही बी इंटू सी। तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा का फॉर्मूला, है ना। इसी तरीके से आप चाहो तो कॉस बीटा का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। कॉस बीटा यदि मैं लिखता हूं तो देखो बीटा एंगल क्या है, ए और सी के साइड के मिलने से बना हुआ है, तो उसका स्क्वायर करके ऐड कर लूंगा मैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोजिट में जो साइड है बी उसको मेरे को उसका स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी। ये हो गया हमारा कॉस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो बेसिक रूल्स है, कोसाइन रूल और साइन रूल, ये दोनों अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसका प्रैक्टिस आप घर से करेंगे, तो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और इस क्वेश्चंस को आप घर से प्रैक्टिस करें। फिर जो नहीं बनता है आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सारा वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाया था, सारा एंगल्स निकालने के लिए। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हिंट कर देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखो आप, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा। इसको आप ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ 0 इंटू पाई बाई 2, 0 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा 0 है, 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 जो हमारा है n का वैल्यू 0, या जो 0 जो हमारा है n का वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं इवन। यानी कि आप इस 0 को इवन मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सोचो इसको इवन मान करके सॉल्व करेंगे तो इवन वाला में तो बदलता है नहीं, तो क्या हो जाता है हमारा, इसको लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और इसके आगे का जो साइन है वो डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो आप किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये माइनस थीटा है, तो देखो आप ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, ये माइनस एंगल है, तो माइनस एंगल आपको किस में जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करा आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो कास्ट रूल से चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको हिंट करके बता दिया, क्योंकि ये माइनस साइन थीटा के माइनस थीटा के फॉर्म में था और इस तरह का मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया, इसलिए आपको हिंट करके बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी इसी तरह से आप ट्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही कॉन्सेप्ट है जो अपने को काम में आता है, जो अपने को फिजिक्स में काम में आता है, तो इतने ही आपको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है।
तो फिर अब आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।